तो अब आज के क्लास में अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक वो है हमारा मीलिंग ऑपरेशंस। ठीक है, मीलिंग ऑपरेशन। तो कहते हैं कि मीलिंग ऑपरेशंस जो है वर्कशॉप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और वर्कशॉप में जॉब जो हम तैयार करते हैं तो मिलिंग ऑपरेशन का काफी वाइडली यूज होता है। यानी कि आफ्टर द लेथ मशीन का तो ऐसे मोस्ट ऑफ द वाइडली यूज है, क्योंकि इस पर ये काफी तरह का वर्सेटाइल मशीन होता है और इसमें हम कई प्रकार के जॉब बनाते हैं लेथ मशीन के ऊपर, है ना। तो आफ्टर द लेथ हम कहते हैं कि एक मिलिंग मशीन ऐसा है जो वर्कशॉप में जो भी प्रोडक्शन होता है, जॉब बनती है, तो कहीं ना कहीं मिलिंग ऑपरेशंस की हमें जरूरत पड़ती है। यानी हम जॉब को मिलिंग ऑपरेशन करने के लिए ले जाना पड़ता है। तो मिलिंग ऑपरेशन में जो है यहाँ पर वर्क पीस को करा कि फेड इनटू रोटेटिंग मिलिंग कटर। जैसे कि लेथ मशीन में जो है जॉब जो होता था वो रोटेटिंग कंडीशन में होता था, जॉब रोटेट करता था। और टूल जो है बता रहे थे कि जो लेथ मशीन है, लेथ मशीन में होता क्या है कि लेथ मशीन में जॉब जो होती है वो रोटेटिंग कंडीशन में होता है। यानी कि जॉब हमारा रोटेट करते रहता है, जबकि टूल जो है वो टूल पोस्ट पोस्ट के ऊपर फिक्स रहती है, जिसका स्लाइडिंग मोशन होता है, यानी एक्सियल मोशन में होता है, और ये कटिंग करते रहता है। ठीक है। लेकिन मिलिंग ऑपरेशन में जो है यहाँ पर जॉब जो होती है वो हमारा फिक्स होता है, यानी कि टेबल के ऊपर जो मतलब फिक्सर की मदद से हम जॉब को फिक्स कर देते हैं। और ये अपना टेबल जो है, टेबल का एक्सियल मूवमेंट होता है अपना, है ना, एक्सियल मूवमेंट होता है। लेकिन इसमें जो मिलिंग में जो कटर होता है वो कटर हमारा यहाँ पर रोटेटिंग कंडीशन में होती है। यानी कि मिलिंग ऑपरेशन लेथ मशीन का एक तरह से उल्टा हो गया। जॉब रोटेटिंग और टूल स्लाइडिंग लेथ में होती है, मिलिंग में जो कटर है वो रोटेट करते रहता है, और जॉब जो है टेबल के ऊपर फिक्स रहता है, और टेबल को हम एक्सियल मूवमेंट दे सकते हैं। ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ रहता है। उसके बाद है कि जो लेथ मशीन है उसमें जो हम मोस्टली यूज करते हैं टूल, वो था सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, इसमें जो टूल यूज होता है वो कौन सा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जबकि मिलिंग ऑपरेशंस में जो हमारा कटर होता है उसमें मल्टी पॉइंट टूल्स होती है। यानी कि एक कटर में ढेर सारा जो है कटिंग पॉइंट होता है, तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स होती है। ठीक है। तो इस मिलिंग के लिए जो टूल यूज करते हैं उसको मिलिंग कटर कहते हैं। तो मिलिंग ऑपरेशन में क्या क्या फीचर होता है, तो पहला चीज है कि अनइंटरप्टेड कटिंग। इसमें कटिंग जो है वो लगातार होते रहता है। यहाँ कटर जो होती है वो कटर के पास मल्टी पॉइंट का एज होता है, मल्टी कटिंग एज होता है। और इसमें हर कटिंग एज कहता है कि ईच ऑफ द कटिंग एज रिमूव मटेरियल फॉर वन पार्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द मिलिंग कटर। यानी कि कटर जो है एक बार अगर ऐसे घूमता है, जैसे कि ये एक तरह का क्या है, यहाँ पर मिलिंग कटर बना हुआ है, यहाँ पर ये एक मिलिंग कटर है ना। तो जब वर्क पीस के ऊपर से ये कटर गुजरेगा तो हर कटर जो है एक बार यहाँ से काटते हुए और कटर जो है आगे निकल जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो गया कि इस कटर का जो कटिंग पॉइंट है इसको एक टाइम में काटा, उसके बाद इसको फिर यही एज कटिंग एज जो है दोबारा फिर अब ऐसे रोटेट करके जो है सो आएगा, तब फिर ये एक बार फिर कटिंग करेगा। तो एक बार कटिंग करने के बाद इस एज को टाइम मिलता है कूल होने के लिए, है ना। यानी कि जब कटिंग किया तो यहाँ घर्षण हुआ तो हीट जनरेट किया, ये कटिंग एज गर्म हो गया, है ना। लेकिन फिर जब ये कटिंग करने के बाद ये इसको समय मिलता है कूल होने के लिए, तो मिलिंग कटर के हर एक कटिंग एज को एक गैप मिलता है कूल होने के लिए, टाइम गैप। तो इस तरह से टूल का जो लॉस है, यानी कि टूल का जो डिफ्यूजन है वो कम होता है, और जो टूल का लाइफ है वो हमारा
ज्यादा होता है, यानी कि और उसके बाद है कि एक कटिंग एज कट करके गया, दूसरा कटिंग एज आया, ये भी काटा, तीसरा भी काटा, यानी कि कटर अगर एक बार रोटेट किया तो जितना इसमें कटिंग एज है सब एक एक बार कटिंग किया, तो इस कारण से यहाँ पर लार्जर मटेरियल रिमूवल रेट होता है। मिलिंग ऑपरेशन में जो मेटल रिमूवल रेट होता है वो लार्जर होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि स्मॉल साइज ऑफ चिप। यहाँ पर जो मिलिंग ऑपरेशन में जो चिप बनता है वो छोटा छोटा साइज का चिप बनता है ना। इसमें मतलब है कि इसमें मल्टीपल कटिंग एज इन कॉन्टैक्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड एंड एज रिजल्ट कंपोनेंट इज जनरली कंप्लीटेड इन सिंगल पास ओनली। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि एक कटिंग एज का एक छोटा सा पॉइंट है, ये गया वर्क पीस के ऊपर रबिंग करके अपना कट कर दिया और ये कटिंग एज आगे निकल गया, फिर दूसरा कटिंग एज आएगा काटेगा, तो छोटा छोटा टुकड़ा में यहाँ पर क्या बनता है, चिप बनता है। तो इस कारण से फिनिशिंग ऑपरेशन करने के लिए हमें लार्जर नंबर ऑफ कट की जरूरत होती है, तो फिनिशिंग अच्छा होता है मिलिंग से। ठीक है। तीसरा है वेरिएशन इन चिप थिकनेस। मिलिंग ऑपरेशन में जो है वो चिप का जो थिकनेस है वो वैरी करता है जीरो से मैक्सिमम, जीरो टू मैक्सिमम ये क्या करता है, वैरी करता है। यानी कि जैसे लेथ मशीन के जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल था वहां पर जो वो चिप कट करता था वो चिप का थिकनेस यूनिफॉर्म थिकनेस होता था, वहां पर जिस थिकनेस से टूल कटिंग करना स्टार्ट किया उसी थिकनेस पर वो एंड करता था। लेकिन मिलिंग ऑपरेशन में चिप थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो जीरो मतलब थिकनेस से स्टार्ट करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पर फिगर में दिख रहा है तो ये वर्क पीस है, तो अभी यहाँ पर कटिंग एज जो यहाँ पर पहले स्टार्ट करेगा यहाँ पर कट करना, अभी ये वर्क पीस से दूर है। फिर ये कटिंग एज जैसे जैसे नजदीक आएगा वर्क पीस में तो पहले इसका जीरो थिकनेस से काटना शुरू करेगा और इस कटिंग एज धीरे धीरे इसके अंदर डेप्थ देते जाएगा और तब जाकर के मेटल को यहाँ से रिमूव करेगा। तो यहाँ पर चिप जो बनेगा उसका जो थिकनेस होगा, हर कटिंग एज जो चिप काटेगा उसका जो थिकनेस होगा वो जीरो से मैक्सिमम थिकनेस तक उसका होगा। तो इसीलिए इसमें वेरिएशन इन चिप थिकनेस होता है ना। इसमें याद रखेंगे जनरली जो मिलिंग कटर जो होता है, मिलिंग कटर वो जनरली हमारा हाई स्पीड स्टील का बना हुआ रहता है या फिर सीमेंटेड कार्बाइड मटेरियल का इसमें यूज होता है। इस दोनों पॉइंट को याद रखेंगे कि मिलिंग कटर जो है जनरली हाई स्पीड स्टील या सीमेंटेड कार्बाइड मटेरियल का बना हुआ रहता है। ठीक है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन। तो यहाँ हम लोग को कंपटीशन में मिलिंग के टाइप्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, इसमें सिंपली जो मुख्य इसका पार्ट का नाम है सिर्फ हम लोग वो जान लेते हैं। तो जैसे एक पॉपुलर टाइप का है कि नी एंड कॉलम टाइप का मिलिंग मशीन, जो अलग अलग में होता है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, यूनिवर्सल, टरेट टाइप, है ना। तो ये नी एंड कॉलम टाइप मिलिंग मशीन, तो यहाँ पर हम फिगर देखेंगे तो ये है हमारा नी एंड कॉलम टाइप का मिलिंग मशीन, जिसमें ये एक बेसमेंट है जो ग्राउंड से अपना फिक्स किया हुआ रहता है और ये वाला भाग जो है कॉलम कहलाता है इसका। ये इसका नी हो गया, नी का जो मूवमेंट है वो ऊपर नीचे है ना, यहाँ पर ये अप डाउन कर सकता है नी का मूवमेंट। ठीक है। नी के ऊपर माउंटेड होता है सैडल। सैडल जो है, सैडल को हम लोग इस डायरेक्शन में मूवमेंट दे सकते हैं, ये मतलब ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट यहाँ से मूवमेंट ये हम दे सकते हैं, यानी कि इस नी के मूवमेंट और सैडल का मूवमेंट परपेंडिकुलरली होता है। इस सैडल के ऊपर जो है तो यहाँ पर फिक्स होता है टेबल। ठीक है, वर्क टेबल। और इस टेबल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जॉब को, ये जॉब है हमारा, जॉब को हम फिक्स करते हैं किसके ऊपर, टेबल के ऊपर।
तो ये टेबल सैडल के ऊपर है, सैडल आगे पीछे करेगा तो ये टेबल भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके बाद जो है नी एंड कॉलम टाइप में यहाँ पर एक लगा होता है स्पिंडल। ये स्पिंडल हो गया जो रोटेट करते रहता है, जिस पर जो है कटिंग पावर आते रहता है। तो अगर ये स्पिंडल का एक्सिस हॉरिजेंटल है तो इसको हम लोग हॉरिजेंटल टाइप मिलिंग मशीन कहेंगे। ये जो हॉरिजेंटल या वर्टिकल या यूनिवर्सल है वो उसके स्पिंडल के डायरेक्शन पर के आधार पर बांटा गया है। अगर स्पिंडल का एक्सिस अगर हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल नी एंड कॉलम टाइप मिलिंग मशीन कहलाएगा, है ना। वही अगर यहाँ पर अगर एक्सिस इसका अगर वर्टिकल है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पिंडल क्या है, इस यहाँ पर ऐसे है, वर्टिकल है ना। तो स्पिंडल वर्टिकल है तो इसको हम लोग वर्टिकल नी एंड कॉलम टाइप मिलिंग मशीन कहते हैं। ये उसमें सेम चीज है, ये कॉलम हो गया, ये नी हो गया, और यहाँ पर एडजस्टेबल स्क्रू है जिससे, और मतलब यहाँ पर टी स्लॉट बना हुआ है, इसमें हम वर्क पीस को फिक्स करते हैं इस टी स्लॉट में। ये सैडल है, सैडल भी अपना ये परपेंडिकुलरली इधर लेफ्ट राइट मूव कर सकता है। ये स्पिंडल नोज है, इसमें हम लोग कटर को फिक्स कर देते हैं, है ना, मिलिंग कटर को। ये मूवमेंट ऑफ हेड है, इसमें कटर को जैसे नीचे लाना है तो ये अपना यहाँ से इसको हम मूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ मतलब इसका कुछ पार्ट्स नेम है, बस इसमें सिर्फ हम लोग को नेम याद रखना है, इसमें और बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। कभी कभी एक पूछ देता है आर्बर, है ना। तो जब कोई कोई ऐसा होता है मिलिंग मशीन जो यहाँ से ऐसे झुका हुआ रहता है, ये ऐसे झुका हुआ रहता है, और स्पिंडल जो होती है वो यहाँ से यहाँ तक एक स्पिंडल रॉड जो है, एक रॉड जो है वो इस तरह से गया हुआ रहता है, और यहाँ पर ये रॉड स्पिंडल में फिक्स होती है ना। यानी ये स्पिंडल रोटेट करेगा तो ये रॉड भी हमारा रोटेट करेगा, और इसके ऊपर मिलिंग कटर लगा हुआ रहता है। तो जिस ये मिलिंग कटर जिस रॉड के ऊपर फिक्स होता है इसी को हम लोग कहते हैं आर्बर। ठीक है, तो ये भी कभी कभी ऐसे पूछ देता है नाम के रूप में, तो बस इसका हम लोग का ये सिर्फ नाम जानना है ना। इसके बाद अब हम लोग आते हैं कि मिलिंग ऑपरेशंस के ऊपर, है ना, जिसमें से सबसे पहला जो हमारा मिलिंग प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल और स्लैब मिलिंग ऑपरेशंस। पेरिफेरल और स्लैब मिलिंग ऑपरेशंस, यहाँ पर फिगर से ही क्लियर है कि जो पेरिफेरल मिलिंग कटिंग टिथ जो होता है आर ऑन द पेरिफेरी ऑफ द कटर। यानी कि पेरिफेरल मिलिंग कटिंग टिथ जो होता है वो कटर के पेरिफेरल मतलब उसके आउटर सरफेस मतलब उसके सरकमफेरेंस पे होता है ना। तो ये जो हमको फिगर दिख रहा है, ये जो कटर हमको दिख रहा है, ये एक पेरिफेरल मिलिंग ऑपरेशन है, या फिर इसको स्लैब मिलिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ द टूल और कटर, अगर टूल या कटर का जो मूवमेंट है वो जेनरेट्रिक्स है, और मूवमेंट ऑफ वर्क पीस जो है वो डायरेक्ट्रिस है। तो यहाँ पर क्या है कि जो मिलिंग कटर है ये अपना स्पिंडल एक्सिस के ऊपर ये रोटेट करते रहता है, और ये वर्क पीस है, इस वर्क पीस को हम कटिंग एज के साथ कांटेक्ट में आने देते हैं। तो ये कटिंग एज जब इसके सरफेस से ऊपर से पास करता है तो यहाँ से ये चिप को काटते हुए निकल जाता है ना। तो यानी कि इसका प्लेन सरफेस, मतलब कोई भी सरफेस को प्लेन सरफेस है तो उसका मिलिंग ऑपरेशन करने के लिए जनरली स्लैब मिलिंग का यूज किया जाता है ना। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ मिलिंग कटर जो है पैरेलल टू द वर्क होता है। ये पॉइंट को याद रखेंगे। स्लैब मिलिंग ऑपरेशन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है मिलिंग कटर का वो वर्क के पैरेलल होता है। यहाँ पर हम लोग देख भी नहीं, ये कटर एक्सिस है
और ये वर्क पीस है, दोनों का ये क्या है, पैरेलल है ना। तो ये ऑपरेशन कहलाता है स्लैब मिलिंग ऑपरेशंस। ठीक है। दूसरा है फेस मिलिंग। फेस मिलिंग ऑपरेशंस में क्या है कि यहाँ पर एक्सिस ऑफ जो रोटेशन ऑफ कटर है ये परपेंडिकुलर टू द वर्क है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कटर का हमारा एक्सिस हुआ और ये वर्क पीस है, तो ये वर्क पीस पर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलरली आकर के मीट कर रहा है ना। तो नाम ही है फेस मिलिंग। तो यानी कि ये फेसिंग ऑपरेशन करने के लिए हम फेस मिलिंग का यूज करते हैं। तो कह रहा है कि बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन कटिंग टीथ एंड वर्क पीस ए फेस मिलिंग कटर लिव्स फीड मार्क ऑन द मशीन सरफेस। अब चूंकि यहाँ पर जो है ये फेस मिलिंग कटर है, यहाँ वर्क पीस है, इसके फेस के ऊपर ये कटिंग कर रहा है। और वर्क पीस को या तो इसमें वर्क पीस को हम लोग मूव करवाते हैं, यानी कि एक्सियल ये ऐसे मोशन देते हैं, इधर और ऊपर और नीचे मोशन देते हैं। तो जहां पर ये कटर कट कर रहा है तो यहाँ पर ये फीड मार्क जैसा एक मार्किंग जैसा रह जाता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कटिंग हुआ है ना। पूरा का पूरा यूनिफॉर्म कटिंग नहीं हो। तो जैसे हम बता रहे थे कि यहाँ पर फेस मिलिंग कटर जो है ये क्योंकि फेसिंग ये वर्क के फेस के ऊपर कट कर रहा है और यहाँ पर वर्क पीस का अप डाउन में मूवमेंट है, इस कारण से यहाँ पर एक फीड मार्क जैसा रह जाता है, चिन्ह रह जाता है मशीन सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये एक तरह से हम उसका डिफेक्ट कह सकते हैं, वो है। नेक्स्ट जो है ये इंड मिलिंग ऑपरेशंस है ना। तो इंड मिलिंग ऑपरेशंस जो है इसका जनरली यूज किया जाता है वर्टिकल एक्सिस मिलिंग मशीन के लिए। यहाँ पर क्या है, वर्टिकल एक्सिस मिलिंग मशीन के लिए जनरली यूज किया जाता है। यानी कि इसमें जो इंड मशीन मिलिंग कटर को कहा जाता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्लैब मिलिंग एंड फेस मिलिंग ऑपरेशंस है ना। ये स्लैब मिलिंग और फेस मिलिंग ऑपरेशंस का एक कॉम्बिनेशन है इंड मिलिंग ऑपरेशन। यहाँ फिगर से हम देख रहे हैं कि ये वर्क पीस है और इस वर्क पीस में ये इंड मिलिंग कटर जो है वो कटिंग कर रहा है। ये लाइक ड्रिलिंग मशीन जैसे होता है उस तरह का ये एक मिलिंग कटर है ना। तो इसका जनरली यूज जो है जैसे कोई स्लॉट हो गया है ना, कीवे हो गया, कोई पॉकेट हो गया, तो ये सब तैयार करने के लिए जो है तो हम इंड मिलिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं, जिसमें जनरली अदर टाइप का मिलिंग जो है यूज नहीं हो पाता है, तो वहां पर इंड मिलिंग का यूज करते हैं। तो इंड मिलिंग कटर जो है ये यूज टू मशीन एंड प्रोड्यूस ए फ्लैट सरफेस। ये यहाँ पर जो जैसे कट किया है तो फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस किया, तो एक सरफेस इधर भी प्रोड्यूस किया, एक सरफेस इधर भी प्रोड्यूस किया। तो मतलब पेयर ऑफ पैरेलल फ्लैट सरफेस ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये है यानी कि इंड पोजीशन से मिलिंग हो रहा है, तो इसलिए भी नाम इसका क्या है, इंड मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, इसमें और हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस फिगर को दिमाग में रखना है और उसका नाम याद रखना है। इसके बाद है गैंग मिलिंग। गैंग मिलिंग हम लोग कहते हैं कि जब आर्बर के ऊपर नंबर ऑफ कटर मौजूद होता है, जैसे कि यहाँ पर एक दो तीन 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 कटर यहाँ पर क्या है, मौजूद है। तो एक आर्बर के ऊपर अगर नंबर ऑफ कटर मौजूद है तो जब हम लोग इसको वर्क पीस को मिलिंग करने के लिए ले जाएंगे तो एक साथ जो है तो 3-4 जगह पॉइंट पे कटिंग हो रहा होगा, है ना। यानी अलग अलग स्टेप्स पे कटिंग हो रहा होगा। तो यानी नंबर ऑफ कटर जब आर्बर पर मोर देन वन होता है, ज्यादा होता है एक से, तो फिर उस मिलिंग ऑपरेशन को गैंग मिलिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो फिर इसमें बस यही सिंपली हम लोग को याद रखना है। तो इसमें क्या हो गया कि मास रिमूवल होगा, सिंपल चीज है कि एक कटर ये तो अलग काटेगा ही, ये कटर भी अलग काटेगा, ये भी अलग काटेगा, कटिंग फोर्स तो इंक्रीज करेगा ही, लेकिन एक साथ जो है तो ढेर सारे पॉइंट पर मिलिंग हो रहा होगा, तो यहाँ पर कटिंग फोर्स तो इंक्रीज करेगा और मेटल रिमूवल रेट वो मास लेवल पर होगा।
एस्ट्राडल मिलिंग खास करके टी स्लॉट मिलिंग के लिए जो है तो ये सुटेबल होता है, जिसमें 2 कटर होता है और दोनों कटर जो है एक दोनों साइड से कट करते रहता है। जैसे हम लोग को टी स्लॉट बनाना है तो टी स्लॉट में इस तरह का स्लॉट बनता है, ये एक टी स्लॉट हो गया ये। तो यहाँ पर हम लोग मिलिंग कटर एक इधर से मिलिंग कटर काट रहा है, एक इस साइड से मिलिंग कटर काट रहा है ना। दोनों ही एक आर्बर के ऊपर दोनों कटर मौजूद है और एक ही बार इसको हम लोग आगे की ओर मूव करवा देंगे, दोनों साइड से जो है सो टी जैसा फॉर्म कर देगा। तो जब कह रहा है कि व्हेन मिलिंग इज परफॉर्म्ड ऑन 2 सरफेस साइमल्टेनियसली, 2 सरफेस के ऊपर अगर एक साथ मिलिंग परफॉर्म हो रहा है तो उसको हम लोग एस्ट्राडल मिलिंग कहते हैं, और ये टी स्लॉट उसका यूनिक एग्जाम्पल है एस्ट्राडल मिलिंग का। चलिए अब है एक इम्पोर्टेंट जो इस पॉइंट से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग से। ठीक है, खास करके अप मिलिंग और डाउन मिलिंग से डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका नाम पूछा जाता है। तो देखिए अप मिलिंग को कन्वेंशनल मिलिंग कहते हैं, ये क्वेश्चन को पूछता है। अप मिलिंग को क्या कहते हैं, एक कन्वेंशनल मिलिंग कहते हैं, और डाउन मिलिंग को जो है क्लाइंब मिलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना है। अब है क्या कि ये 2 फिगर है, एक अप मिलिंग का है और एक डाउन मिलिंग का है। तो कह रहा है कि जो अप मिलिंग ऑपरेशन में कटर और जो वर्क पीस का जो मूवमेंट होता है वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि अप मिलिंग है, इसमें कटर जो है वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है और वर्क टेबल का मूवमेंट इधर की ओर है। तो कटर का डायरेक्शन, मूवमेंट का डायरेक्शन और जो वर्क पीस का मूवमेंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट होता है तो इसको हम लोग अप मिलिंग या कन्वेंशनल मिलिंग कहेंगे, ये पॉइंट याद रखना है। और डाउन मिलिंग या क्लाइंब मिलिंग किसको कहते हैं, तो जिसमें कटर का मूवमेंट और जो वर्क टेबल का मूवमेंट जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, तो फिर उसको हम लोग डाउन मिलिंग या क्लाइंब मिलिंग ऑपरेशंस कहते हैं। सेम डायरेक्शन डाउन मिलिंग, अपोजिट डायरेक्शन अप मिलिंग। अब है कि अब दोनों में अब है क्या कि देखिए यहाँ पर अप मिलिंग ऑपरेशंस में क्या होगा कि वर्क पीस इधर मूव कर रहा है टेबल और कटर मेरा इधर मूव कर रहा है। तो इसमें जो कटिंग एज आएगा, जैसे कि ये कटिंग एज आएगा, तो ये आगे आगे का इसमें कटर के फ्रंट सरफेस जो है वो मशीन्ड सरफेस होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मशीन्ड सरफेस, जिस पर से अभी चिप जो है वो कट चुका है ना। और ये जो ज्यादा थिकनेस का दिख रहा है इधर बैक साइड में, इसका मतलब ये अभी कटने वाला है। तो अप मिलिंग में होता क्या है कि जो कटर होता है, कटर का जो ये एज है वो मशीन सरफेस को टच करते हुए तब जाकर के आगे कटिंग करता है। तो इस कारण से जो सरफेस फिनिश जो है, सरफेस फिनिश अप मिलिंग में वो पुअर मिलता है। इसमें क्या मिलता है, सरफेस फिनिश पुअर मिलता है अप मिलिंग में। कैसे, तो क्योंकि इसका जो कटर है वो जो कटा हुआ वर्क पीस का जो कटा हुआ हिस्सा है जहां से चिप रिमूव हो चुका है, मशीन हो चुका है, इस तो अप मिलिंग में कटर जो है वो मशीन सरफेस को स्ट्राइक करता है। और इसमें जो चिप होता है वो चिप का जो थिकनेस वेरिएशन होता है वो स्टार्टिंग में चिप का थिकनेस 0 होगा और फिर जो है जैसे जैसे ये कटर आगे की ओर ऐसे जाएगा चिप का थिकनेस जो है वो मैक्सिमम होते जाएगा। तो अप मिलिंग में चिप का थिकनेस 0 टू मैक्सिमम जाता है। मतलब कटर अप मिलिंग कटर जो है वो स्टार्टिंग में 0 थिकनेस से चिप को काटना शुरू करता है और मैक्सिमम थिकनेस तक काट करके और तब यहाँ से ये ऊपर चला जाता है। तो अब जब ये चिप को काट लेता है तो इसमें होता क्या है कि कुछ चिप जो है इसके इस कटर के गैप में फंस जाता है।
ठीक है। तो काटते वक्त यहाँ पर एक तरह का रबिंग एक्शन हुआ, जिस कारण से हीट भी जनरेट किया। तो चिप जो कटेगा वो चिप भी एकदम गर्म चिप होगा। तो ये क्या है कि हॉट स्टेट में चिप जो है क्या होती है, या कटर के जो गैप है उसमें घुस जाता है। तो कटर के एज को भी वो हीट कर देता है, क्योंकि हॉट एज में चिप का उसके अंदर घुस जाना कटर के एज को भी गर्म कर देता है। तो अप मिलिंग में कटर जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो गर्म होगा तो डिफ्यूजन का चांस ज्यादा बढ़ेगा। तो फिर यहाँ पर टूल का जो वियर होता है, टूल का वियर वो मोर होता है, वो ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें हॉट चिप जो है वो इसमें फंस जाने के कारण कटर का जो टेम्परेचर है कटिंग एज का वो लगातार हायर वैल्यू पे रहता है, जिस कारण से इसका शार्पनेस जो है वो जल्दी मतलब खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या है, अप मिलिंग में और क्या प्रॉब्लम है कि अप मिलिंग का जो कटर है ये वर्क पीस को एक तरह से देखिए जीरो थिकनेस से काटना स्टार्ट किया, और ये वर्क पीस को ऊपर की तरफ ये कट करते हुए, यानी कि ये जो कटर है वो वर्क पीस के ऊपर अपवार्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, यानी कि ये इस तरह से यहाँ से ऐसे उखाड़ेगा चिप को। तो अब ये वर्क पीस है जो यहाँ पर वर्क टेबल पर क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। तो यहाँ पर अब जो फिक्सर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, फिक्सर क्या है, फिक्सर जो होता है वर्क पीस को फिक्स करने वाला डिवाइस को हम लोग फिक्सर कहते हैं। तो अब यहाँ पर फिक्सर के ऊपर क्या लगता है, ऊपर की ओर टेंसाइल फोर्स लगता है। तो यहाँ पर जॉब को जो है तो काफी टाइटली हमें फिक्स करना पड़ता है ना। लेकिन ज्यादा देर तक मिलिंग ऑपरेशन अगर होते रहा तो फिक्सर को भी प्रभावित करता है, क्योंकि ये वर्क पीस को ऊपर की ओर खींचता है, यानी कि फिक्सर के अगेंस्ट ये क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो इस कारण से जॉब जो होता है वो फिक्सर पर धीरे धीरे ढीला भी हो जाता है ना। तो ये कारण है। वही अगर डाउन मिलिंग में चलेंगे तो डाउन मिलिंग में जो है सबसे पहला जो यहाँ पर जो वर्क टेबल और कटर का मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होता है, इसको क्लाइंब मिलिंग कहते हैं। इसमें जो कटर है वो कटर जो कटिंग करना स्टार्ट करेगा वो अनमशीन्ड सरफेस, यानी कि जो अनकट चिप है उधर से ये काटना शुरू करेगा। बल्कि जो मशीन सरफेस है उसको ये टच भी नहीं करेगा, है ना, क्योंकि इधर तो कट चुका है। इसका कटर जो है यानी कि थिक थिक मटेरियल जहां से अनकट चिप है उधर से काटना शुरू करेगा, और इधर सरफेस कट चुका है तो इसको ये टच भी नहीं करेगा। तो जिस कारण से इसमें सरफेस फिनिश जो है वो अच्छा मिलता है, ठीक है, अप मिलिंग के तुलना में। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि कटर का मूवमेंट ऐसे है। तो ये वर्क पीस को क्या करेगा, यहाँ पर जब कटिंग एज वर्क पीस को यहाँ टच करेगा तो वर्क पीस को ये नीचे की ओर डाउनवर्ड की तरफ जो है कंप्रेस करेगा, दबाएगा। ये वर्क पीस को क्या करेगा, डाउनवर्ड तरफ जो है दबाएगा। तो इस कारण से यहाँ पर जो फिक्सर है जिसको हम लोग फिक्स किए हुए हैं, तो इसमें उतनी ज्यादा टाइट फिक्सिंग करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये वर्क पीस जो है ये खुद ग्राउंड के अगेंस्ट यानी टेबल के अगेंस्ट मतलब ही इसको डाउनवर्ड ही कंप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ग्राउंड पर सिंपल सा यानी कटर जो है वर्क पीस पर जो कटिंग लोड लगा रहा है वो ग्राउंड में जा रहा है, तो ग्राउंड उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा उस लोड का। तो इसमें जो फिक्सर प्रॉब्लम है, फिक्सर प्रॉब्लम वो नहीं होता है इसमें। फिक्सर में नो प्रॉब्लम होता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है। इसमें थोड़ा बहुत वर्क पीस अगर ढीला भी रह गया तब भी इसका मशीनिंग ऑपरेशंस में कोई खास असर नहीं करेगा, क्योंकि ये कटर खुद वर्क पीस को नीचे की ओर ही दबा रहा है। तो नीचे पर केवल यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो है फिक्सर होना चाहिए, तो फिर वो आसानी से वर्क पीस को ये कट कर देगा। ठीक है। लेकिन अप मिलिंग में क्या है कि ये वर्क पीस को ऊपर की ओर खींचता है। तो अब वर्क टेबल को जब तक यहाँ टाइट करके नहीं रखेंगे तो ये वर्क टेबले को ऊपर की ओर खींच लेगा, है ना।
तो इसमें प्रॉब्लम होता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है फिक्सर का। उसके बाद जो है डाउन मिलिंग में हम लोग और देखें तो एक तो सरफेस फिनिश इसमें अच्छा मिलता है, क्योंकि कटर इसमें सरफेस को, मशीन सरफेस को टच नहीं करता है, फिक्सर प्रॉब्लम नहीं होता है ना। और इसके बाद और क्या है इसमें, हाँ थिकनेस, चिप थिकनेस इसमें मैक्सिमम टू जीरो होता है, याद रखेंगे इसमें क्या होता है, मैक्सिमम टू जीरो। यानी कि जब कटर यहाँ पर इसको टच करेगा तो उसी वक्त इसको मैक्सिमम मटेरियल रिमूव, मतलब वहीं पर उसका डेप्थ जो हो जाएगा वो हायर हो जाएगा। और जब ये कटिंग एज आउट हो रहा होगा, कटिंग करके जा रहा होगा, तो उस समय थिकनेस उसका लगभग चिप का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दोनों में याद रखेंगे, अप मिलिंग में चिप का थिकनेस जीरो से मैक्सिमम होता है, स्टार्टिंग में जीरो और फिनिश्ड में मैक्सिमम। डाउन मिलिंग में स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम होता है और जीरो जो है जब वो लास्ट करने लगता है तब होता है। तो ये डाउन मिलिंग और अप मिलिंग में क्या है, अंतर हो गया है ना। तो यही है हमारा डाउन मिलिंग एंड अप मिलिंग ऑपरेशंस हो गया। तो जहां भी मतलब हैवी कट का जरूरत होता है तो जनरली डाउन मिलिंग ही किया जाता है। जहां पर वर्क होल्डिंग प्रॉब्लम हो रहा हो तो वहां भी डाउन मिलिंग ही किया जाता है ना। छोटा छोटा पार्ट जो है वैसा जो उसको फिक्सिंग उतना ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं है, तब जा करके अप मिलिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बारे में। अब है मैकेनिक्स ऑफ मिलिंग। तो मैकेनिक्स से इसका मिलिंग है, तो यहाँ हमें बहुत सारा चीज यहाँ जानना जरूरी नहीं है। बस एक हो सकता है तो अपना फॉर्मूला याद रखेंगे। एफ जो है यहाँ पर फीट पर रिवॉल्यूशन है, एफ टी जो है फीट पर टूथ है। तो एफ टी बराबर जो होता है, एफ टी बराबर एफ बाई एन टी। एफ क्या है, फीट है, ये इसका मतलब यूनिट है फीट पर रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में फीट को एफ से डिनोट किया, एन क्या है, नंबर ऑफ टीथ है। ठीक है, तो फीट पर टूथ जो होता है रिलेशन हो गया एफ टी बराबर एफ बाई एन टी। एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर ये याद रखेंगे। और दूसरा फॉर्मूला है कि हम लोग को यहाँ पर चिप थिकनेस कभी कभी पूछ देता है। तो मैक्सिमम चिप थिकनेस जो होती है अनकट या फिर कटिंग चिप, जैसे चिप का थिकनेस हम बताएं कि जीरो से लेके मैक्सिमम तक वो वेरी करता है ना। तो मैक्सिमम अनकट चिप थिकनेस जो होती है वो हमारा बराबर होता है 2f/n/z रूट अंडर डी बाई डी। जेड क्या है कि कटर के ऊपर नंबर ऑफ टीथ है, यहाँ पर स्मॉल डी जो है डेप्थ ऑफ कट है, और ये कैपिटल डी जो है वो कटर का डाया है, एन जो है सो आरपीएम है, और एफ जो है यहाँ पर फीड है, फीड में का यूनिट जो है ये एमएम पर रिवॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। ऐसे यहाँ पर होता है रूट अंडर, ऐसे लिखा जाता है डी बाई डी 1 - डी/डी, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा गया है ना। तो ये डी क्या है, डेप्थ ऑफ कट है, जो बहुत ही स्मॉल है इस डी के कंपैरिजन में। ये कटर का डाया है, कटर का डाया बड़ा होता है, और डेप्थ ऑफ कट तो हम लोग 1 mm या उससे भी कम ऐसे करके देते हैं, 1 mm 2 mm ऐसे करके देते हैं। कटर का डाया तो मान लीजिए ये 50 mm 30 mm ऐसे होता है ना, 100 mm हो गया, ज्यादा कंपैरेटिवली बहुत होता है, तो दोनों का रेशियो ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो जनरली प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। मैक्सिमम चिप थिकनेस जो होता है वो 2f/n/z रूट अंडर डी बाई डी। ये कभी कभी अपना फॉर्मूला या फिर कुछ वैल्यू दे देता है तो पूछ देता है। और मीन चिप थिकनेस अगर हमको निकालना है तो यही हमारा मैक्सिमम थिकनेस इतना है, मैक्सिमम थिकनेस का आधा कर देंगे, है ना। मैक्सिमम थिकनेस का अगर हम लोग आधा कर देंगे तो वही हमको मीन चिप थिकनेस कहलाएगा, क्योंकि चिप का थिकनेस जीरो से मैक्सिमम तक वेरी करता है। तो जीरो का वैल्यू तो जीरो ही है और मैक्सिमम का वैल्यू ये है। तो
मैं मीन जो हो जाएगा 0 प्लस मैक्स बाय 2, है ना। यहाँ पर टी मैक्स दिए हैं और ये एक्स मैक्स लिया है, तो एक्स मैक्स या टी मैक्स यहाँ पर सेम ही चीज है, तो इसका ही आधा कर देंगे तो मीन चिप थिकनेस निकल जाएगा। बस हो गया, इसमें और हम लोग को कुछ ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो मिलिंग में हम लोग का इतना सारा कुछ ही पढ़ना है और इतने में ही हमको सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा।